सबसे पहले बात लखनऊ गोलीकांड की ही हाई अलर्ट में मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर के बेटे पर फायरिंग का मामला अब नया मोड़ ले रहा है। अब सांसद के बेटे के साले आदर्श ने कबूलनामा किया कि उसी ने गोली मारी थी और कहा है कि आयुष के कहने पर ही गोली चलाई गई, क्योंकि आयुष कई लोगों को फंसाना चाहता था। लेकिन अब भी सवाल खड़े हो रहे। सवाल ये, आयुष किसको फंसाना चाहता था, क्यों फंसाना चाहता था? आयुष ने साजिश रची तो आयुष ने फोन अभी स्विच ऑफ क्यों किया है? आयुष कहां है? आयुष के साथ अभी संपर्क पुलिस का नहीं हुआ है। पुलिस इस उम्मीद में है कि शायद अभी डिस्चार्ज होकर आए हैं तो कहीं आराम कर रहे होंगे। लेकिन आयुष कहां है? आयुष को यह बताना चाहिए कि आयुष के साले ने जो बातें कही हैं, क्या वो सही है? अगर वो सही है तो पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, कब तक करेगी? क्योंकि जो थ्योरी आयुष के साले ने बताई है, जो बातें बताई हैं, उसमें तो खुद आयुष फंसते दिख रहे हैं, उसमें तो खुद आयुष के साले फंसते दिख रहे हैं। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की, कमिश्नर ने खुद एबीपी गंगा पर यह बात कही कि उनको आयुष के साले की स्थिति, गतिविधियां सीसीटीवी में संदिग्ध दिखी। जब उनको गतिविधियां संदिग्ध दिखी तो उनके बाद पूछताछ की गई, उन्होंने छापेमारी की तो पिस्टल बरामद हुई। पिस्टल को सूंघने पर जो अपनी उनकी समझ है उससे लगा कि इसी से फायर हुआ है। तो उसके बाद जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चल गया, उसके बाद खुलासा हो गया। ऐसे में दोषी कौन है, ये सवाल, और हो सकता है कि जवाब आपके जहन में भी हो, लेकिन जांच जब अपने अंजाम पर पहुंचेगी उसके बाद ये पता चल जाएगा कि दोषी कौन है। इस मामले में लखनऊ पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सांसद के बेटे पर हमले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। हम इस समय बैठे हैं लखनऊ पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर के पास। उनसे जानेंगे कि क्या था पूरा घटनाक्रम और किस तरह से इस बड़ी वारदात का खुलासा किया गया है। रात में करीब 2:10 के आसपास ये घटना बताई जाती है और उस समय जो पुलिस को खबर दी गई थी वो ये दी गई थी कि सांसद जी के बेटे आयुष पर अज्ञात हमलावरों ने 3-4 गोलियां चलाई है और उनको अस्पताल दाखिल कराया गया है। हम लोगों ने इसकी तहकीकात करना शुरू किया तो तहकीकात के दौरान हमें ये पता चला कि जब ये घटना हुई थी, कथित घटना हुई थी, तो उसमें सांसद जी के बेटे के साथ उनके साले भी मौजूद थे। फिर जब हम लोगों ने लोकल पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे तो उसमें सांसद जी के बेटे के साले की कुछ गतिविधियां संदिग्ध लगी और ऐसा लगा कि वो कुछ छिपा रहे हैं, कुछ असलहा वगैरह छुपा रहे हैं अपने कपड़ों में। तो फिर हम लोगों ने संदेह के आधार पर सांसद जी के बेटे जहाँ रहते हैं उस घर की तलाशी ली तो हमें वो पिस्टल मिल गया एक, और पिस्टल को सूंघ कर देखा गया तो लगा कि उसमें हाल ही में इसमें गोली चलाई गई है। फिर हम लोगों ने उस पिस्टल के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जब सांसद जी के बेटे के साले से गहराई से पूछताछ की तो उन्होंने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया और उसने ये बताया कि मैंने ये गोली अपने बहनोई पर चलाई है और ये गोली मैंने अपने बहनोई के कहने पर चलाई है। उसके पीछे क्या वजह थी गोली चलवाने की, उसके कहने पर उसका कहना था कि ये हमारे बहनोई इस घटना में कुछ लोगों को फंसाना चाहते थे। तो अपने कमिश्नर को न सुना, लेकिन यहां पर सवाल एक ये भी है, सवाल ये है कि अगर फंसाना चाहते थे, आयुष फंसाना चाहते थे उन लोगों को, तो उन्होंने फंसाया क्यों नहीं? क्या फंसा नहीं पाए उससे पहले खुलासा हो गया? इस मामले में सांसद कौशल किशोर का क्या कुछ कहना है, जो पिता हैं आयुष के, आपको सुनाते हैं। अब इस घटना की तय में पुलिस जा रही है और जो मेरे संज्ञान में आया, क्योंकि आयुष ने पहले अपनी मर्जी से 6-7 महीने पहले शादी कर ली थी और हम लोगों ने मना भी किया था, लेकिन वो अपनी से उम्र से ज़्यादा लड़की से शादी भी किया। बीच में अभी 5-6 दिन पहले उसने कहा कि वो पापा दूसरी जगह शादी उसकी पहले से थी और अब पट्टी नहीं खा रही, मैं छोड़ दिया हूँ। लेकिन फिर वो उसी के साथ जा कर के रहा, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। अब ये घटना मुझे आज रात में 2:03 पे फ़ोन उसने किया कि पापा मेरे गोली मार दी गई है। तो मैंने पूछा कहाँ है, तो बताया अभी तो पुलिस चौकी पे है। फिर वहाँ पुलिस से बात हुई, उधर से फ़ोन आया पुलिस का, उन्होंने बताया हम ट्रामा लेके जा रहे हैं। तो फिर मैं ट्रामा पहुँच गया। ट्रामा में मैं मिला भी, उससे बातचीत हुई ट्रामा सेंटर पे।
तो उसने किसी का नाम नहीं बताया। उसने कहा हम पहचानते नहीं हैं लोगों को किसने मारा, लेकिन साले के साथ हम नीचे उतरे थे, मतलब घर से बाहर निकले थे, तब ये घटना हुई है। यही महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर फंसाने के इरादे से गोली चलवाई खुद पर, तो फिर फंसाया क्यों नहीं गया? क्यों ये कहा गया कि मैं उनको पहचानता नहीं जिन्होंने हमला किया? ये सवाल है। सांसद के बेटे आयुष पर हमला कई सवाल भी खड़े कर रहा है। जब आयुष का साला आदर्श पुलिस के हाथ पर आया, तो उसके कबूलनामे ने पूरे मामले की पोल खोली है। कोई बात रही होगी, तुमने सामने से गोली मारी है, पीछे मतलब बात ये थी कि वो किसी को बेवजह ऐसे ही फंसाना चाहते थे। किसको फंसाना चाहते थे? मैं इसके बारे में नहीं जानता कि किसको। देखो आप मत झूठ ऐसे बोला था कि 4-5 लोग हैं, हाँ मतलब ऐसे, मतलब अभी लंगर बोले कि हाँ 4-5 लोग हैं, उनके ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, अब कोई नहीं रोक सकता। सुनो, गोली तुमने कहाँ से मारी है? आगे से, पीछे से, किधर से? आगे से। आगे से मारी। आगे से कैसे मारोगे यार? आगे से ही मारी। इंट्री पॉइंट तो पीछे है उसमें, शरीर में। एग्जिट पॉइंट हो, बैक हो गया, एग्जिट हो लगी। क्यों तुम लोगों ने किया? किसको तुम लोगों को फंसाने का? मुझे नहीं था कुछ। नहीं, ऐसा नहीं, सही बात बताओ। पूरी प्लानिंग हुई होगी ना? किसको फंसाना? मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था, ये बताओ मुझे। ये तो वही जानता हूँ। वो वैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकता है। कोई भी हो, जो मेरे अदालत में वो बता रहा हूँ। बताओ किसको फंसाने का मूड मुझे? जैसे चंदन गुप्ता हो गए, और मनीष जायसवाल, और प्रदीप कुमार सिंह है इसलिए, और जिसका नाम नहीं है। कभी जेल गए हो तुम? ये कारण तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ? ये जो पिस्टल है, ये किसके नाम से? ये तो पिस्टल। तो यकीन मानिए, इस मामले में अभी कई और मोड़ आने बाकी हैं। चीजें आती रहेंगी और एबीपी गंगा आपको बताता रहेगा। इसीलिए इस खबर पर आप एबीपी गंगा को लगातार देखते रहे। अब आगे बढ़ते हैं, हाथरस कांड से जुड़ी हुई खबर आपको देते हैं। यहाँ 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है मुख्य आरोपी को। 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया मुख्य आरोपी गौरव पर, जबकि जो बाकी 2 अन्य फरार आरोपी हैं उन पर 25-25 हजार के इनाम का ऐलान किया गया है। मुख्य आरोपी पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया। हाथरस कांड का ये मुख्य आरोपी फरार चल रहा है। अभी इसके घर पर कोई नहीं है, फरार चल रहा है। पुलिस तलाश इसकी कर रही है। पुलिस इसको जगह जगह, चप्पे चप्पे ढूंढ रही है। साथ साथ में लोगों से भी ये अपील कर रहे हैं कि अगर कहीं दिखे तो बताएं। 1 लाख का इनाम का ऐलान कर दिया गया है। हाथरस के एसपी ने इस मामले में क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। 1 मार्च की शाम थाना सासनी क्षेत्र के ग्राम नौजरपुर में हुई हत्या की घटना के संबंध में परिवारीजनों द्वारा 4 व्यक्तियों को नामजद करते हुए हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसके संबंध में एक नामजद आरोपी ललित शर्मा को थाना सासनी पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसके अतिरिक्त जो 3 शेष वांछित अभियुक्त हैं, इनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु इन पर इनाम घोषित किया गया है। इनमें जो 2 अभियुक्त हैं रोहिताश और निखिल, इनके गिरफ्तारी हेतु 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है तथा गौरव शर्मा की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु एडीजी जोन आगरा महोदय द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। तो ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप मच गया। 1 मार्च को रेस्टोरेंट के बाहर हत्या की गई थी। उसका फुटेज सामने आया है जो हम आपको दिखाने चले। चाकू से गोदा गया, सरेआम गोदा गया शख्स को एक रेस्टोरेंट के बाहर। 1 मार्च का ये वाकया है। और खबरों में अब आगे बढ़ रहे हैं और रुख करेंगे अगली खबर का। और अगली खबर जो है गोरखपुर की है, जहां पर पुलिस ने एक शातिर महिला चोर को गिरफ्तार किया, जो कि भीख मांगने के बहाने लोगों के घर में दाखिल होती थी और महंगे मोबाइलों पर अपना हाथ साफ कर फरार हो जाती थी। पुलिस ने महिला के पास से 4 लाख की कीमत के चोरी के मोबाइल जब्त किए हैं। महिला झारखंड की रहने वाली है और महिला की करतूत सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की शिनाख्त करते हुए गिरफ्तारी कर ली। महिला के पास से तकरीबन 4 लाख के 26 मोबाइल फोन बरामद हुए। 27/2 को विजय प्रताप मौर्य का एक मोबाइल मुगला में गायब हो गया था, जिसके उसमें उन्होंने थाने पे आकर के सूचना दिया था। उसके क्रम में इंस्पेक्टर साहब ने एक टीम भेजा और उसके जांच के बाद वहां सीसीटीवी फुटेज से
देखा गया एक महिला और बच्चे को ली हुई थी, जिसके क्रम में काफ़ी छानबीन करने के बाद आज दिनांक 2 तारीख को लगभग 6:10 पे पुनः वहाँ टीम गई थी, तो एक उस महिला को वहाँ पकड़ा गया और उससे जब पूछताछ की गई तो एक झोले में 26 मोबाइल मिले हैं, जो लगभग 4 लाख रुपए की कीमत के बताए जा रहे हैं। मऊ में 2 पड़ोसियों के विवाद में एक की जान चली गई। विवाद इतना बढ़ गया कि चाकू से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिसमें एक की जान चली गई। वही मामले में अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पूरा विवाद गुमटी को लेकर लॉकडाउन के दौरान गुमटी लगाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया था, जिसके बाद से दोनों ही पक्षों में आपसी रंजिश चल रही थी। थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला है भरऊपुरा में, वहाँ जमशेद पुत्र इश्तियाक ने चाकू मारी और जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और पहले उसको हम लोग अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाते ही उसकी मृत्यु हो गई। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर अब इटावा से, जहां पर जमीनी विवाद में सपा कार्यकर्ता की हत्या की गई और घर से 50 कदम की दूरी पर, महज 50 कदम की दूरी पर गोली मार दी। मृतक के पुत्र ने एसडीएम को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घर के बिल्कुल बाहर 50 कदम की दूरी पर ये गोली मारी गई है और एसडीएम को जिम्मेदार ठहराया गया। करीब 7:15 बजे इंस्पेक्टर भरतना को टेलीफोन पर सूचना मिली थी कि भरतना में बालूगंज में किसी व्यक्ति को गोली मार दी गई है। वहाँ तत्काल भरतना पुलिस पहुंची। तब तक उनके परिजन इन्हें लेके अस्पताल ले जा चुके थे। वहाँ पे मालूम पड़ा कि सरताज यादव नाम के व्यक्ति हैं जिनके गोली लगी है। 6-7 लोग आए, गोली मार के चले गए पको। जब तक पकड़ने की कोशिश की वो फरार हो गए। डीएम सदर महोदय इसमें पूर्णतः जिम्मेदार हैं। उनके जांच के उपरांत भी पापा ने बहुत एप्लीकेशन दी, कैसे भी करके पापा ने जांच निकलवाई। जांच निकालने के बाद उन्होंने फिर वो जांच दबा दी, फिर दोबारा जांच हुई, फिर दोबारा जांच होने के बाद फिर उन्होंने दबा दी। ऐसे 4 बार जांच होके दबा दी गई। वो भी मुकेश यादव और इन लोगों से मोटी रकम लेके जांच दबा दी गई। ये ज़मीन के विवादित मामला है। 18,000 वर्ग फीट से ऊपर ज़मीन है इस पर। और अब रायबरेली से एक परेशान कर देने वाली खबर। यहाँ पर ऊंचाहार में छेड़छाड़ की शिकायत करना एक युवती को भारी पड़ गया। युवती पर शिकायत करने के बाद दबंगों ने हमला कर दिया। युवती का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने परिजनों को आप बीती सुनाई। हालांकि अपर पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अब कार्रवाई शुरू कर दी। आज संपूर्ण समाधान दिवस में जय सिंह नामक एक व्यक्ति जो ऊंचाहार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें ये बताया गया कि गांव के ही 1-2 व्यक्ति हैं जो उसकी लड़की के साथ छेड़खानी करते हैं और जब उनके द्वारा इसका विरोध किया गया तो उनके ऊपर हमलावर हुए। इस संबंध में जो प्रार्थना पत्र आया था उस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और अब गिरधारी एनकाउंटर से जुड़ी हुई खबर। डीसीपी पूर्व संजीव सुमन पर प्रकीर्णवाद दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। तो प्रकीर्णवाद दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इंस्पेक्टर विभूति खंड चंद्रशेखर सिंह पर भी प्रकीर्णवाद दर्ज करने का आदेश दिया गया है। डीसीपी इंस्पेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एनकाउंटर को लेकर कोर्ट को गलत सूचना देने पर यह नोटिस जारी हुआ है और जिला जज ने नोटिस जारी किया। 9 मार्च को अगली सुनवाई मामले में तय की गई है। पंजाब की जेल में बंद माफिया विधायक मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश भेजने के मामले की याचिका पर सुनवाई है आज। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के दूसरे मामलों में व्यस्त होने के चलते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाले सुनवाई में शामिल वो नहीं हो सके। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के वकील गरिमा प्रसाद ने कहा कि हमने कोर्ट में अपना लिखित जवाब दाखिल कर दिया है, जिसमें कोर्ट को बताया गया है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। अब खबर बुलंदशहर से, जहां पर एक किशोरी की दरिंदगी के बाद निर्मम हत्या कर दी गई और इस सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बेखौफ दरिंदों ने दरिंदगी के बाद किशोरी की हत्या की और शव को अपने घर के आंगन में ही दफना दिया, फरार हो गए।
हालांकि पुलिस ने किशोरी के शव को नग्न अवस्था में आरोपी के मकान से बरामद किया। अब जांच शुरू कर दी है और आरोपी दरिंदा अभी भी फरार है। देखिए 28 तारीख को एक तहरीर जो है बच्ची के गायब होने के संबंध में उसके परिजनों के द्वारा थाना अनूप शहर को दी गई थी, जिसमें यह था कि घटनास्थल जहां पे आज शव बरामद हुआ है, यहां से लगभग 100 मीटर दूर एक खेत में बच्ची अपनी मां और 2 बहनों के साथ काम कर रही थी। वहां नाश्ता करने के बाद वो पानी पीने के लिए इस घर की तरफ आई, क्योंकि और कहीं पानी पीने का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन वो वापस नहीं गई। शक के आधार पर चूंकि यहीं से लड़की का आना प्रमाणित था और वापस जाने के कोई चिन्ह संकेत नहीं थे, तो पुलिस के साथ आज लोगों ने मिलकर के जब तलाश शुरू की तो यहाँ पे एक जगह कुछ ज़मीन ऐसी दिखी जहाँ पे लग रहा था कि शायद गड्ढा खुदा हो। जब उसको खोद के देखा गया तो उसके अंदर से लड़की का शव मिला है। देश में घुसपैठ करने वाले एटीएस के रडार पर हैं और ऐसे ही 2 रोहिंग्या एटीएस के हाथे चढ़े, जिन्होंने पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा किया है और बांग्लादेश से रोहिंग्या की अवैध एंट्री का पूरा खेल ही खुलकर सामने आ गया। देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के गिरेबां तक यूपी एटीएस का हाथ पहुंचा तो एक बड़ा खुलासा हो गया, जिसमें पता चला है कि कैसे सुरक्षा को ताक पर रखकर घुसपैठिए देश में दाखिल होते हैं। दरअसल लगातार जांच में जुटी यूपी एटीएस को गुप्त जानकारी मिली और फिर हुई छापेमार कार्रवाई। उन्नाव और नोएडा में यूपी एटीएस की टीम ने 2 शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। लेकिन जो जानकारी इन दोनों शख्स के जरिए बाहर आई, उसने कई बड़े सनसनीखेज खुलासे किए हैं। दरअसल यूपी एटीएस देश में अवैध रूप से घुसपैठ कर यूपी में रहने वाले रोहिंग्याओं की तलाश में जुटी हुई थी। तब ये गुप्त जानकारी मिली कि उन्नाव और नोएडा में 2 संदिग्ध हैं, जिसके बाद दोनों को यूपी एटीएस ने उठा लिया और फिर पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। दरअसल यूपी एटीएस की पूछताछ में पता चला कि उन्नाव और नोएडा में 2 घुसपैठिए रह रहे हैं, जिसके बाद फारूक और शाहिद यूपी एटीएस के हत्थे चढ़े। दोनों अवैध रूप से देश में दाखिल हुए थे, देश में रोहिंग्या की एंट्री का, जिसके बाद पर्दाफाश हुआ। बताया गया कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए आसानी से भारत में एंट्री होती है। मोहम्मद फारूक पुत्र मोहम्मद इस्माइल, मखदूम नगर, कबीला रोड, थाना कोतवाली नगर, अलीगढ़ से इसको गिरफ्तार किया गया। इसका मूल ओरिजिनल नाम हसन अहमद पुत्र नूर मोहम्मद है, जो कि ग्राम तमचन, थाना मगरू, जिला अकियाब, म्यांमार का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार किया गया। उसी क्रम में इसके पूछताछ की गई और इसके भाई शाहिद पुत्र इस्माइल, निवासी कासिम नगर, उन्नाव, ये भारत में इस नाम से रह रहा था, जबकि इसका नाम साहिल मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद, निवासी जो ऊपर बताया गया है वहीं का म्यांमार का रहने वाला है, को आज दिनांक 1-3 तारीख को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल यूपी एटीएस की पूछताछ में पता चला कि एक पूरा गिरोह अवैध तौर पर बांग्लादेश से रोहिंग्या की एंट्री भारत में करवाता है। इसके साथ ही फर्जी दस्तावेज बनाए जाते हैं। तो वही गिरफ्तार किए गए दोनों फारूक और शाहिद के खिलाफ एटीएस को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत भी मिले। एटीएस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि म्यांमार निवासी रोहिंग्यों का गिरोह रोहिंग्यों को बांग्लादेश बॉर्डर से अवैध रूप से भारत लाता है तथा उनका यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी में पंजीकरण कराकर देश और प्रदेश के विभिन्न शहरों में स्थापित करता है और उसके उपरांत कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर उनके भारतीय दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि तैयार कराकर उन्हें भारतीय नागरिकों के रूप में
विभिन्न फैक्ट्रियां, जिसमें कि मीट कंपनियां भी शामिल हैं, मजदूर के रूप में कार्य दिलाता है। इसके बदले में उनसे वो धन का उगाही भी करता है और यह गिरोह अन्य देश विरोधी गतिविधियों में भी संलिप्त है। यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि नोएडा से गिरफ्तार किया गया नूर मोहम्मद नोएडा में नाम बदलकर फारूक के तौर पर रह रहा था, तो वहीं उन्नाव में उसका भाई शाहिद रह रहा था। दोनों के पास से लाखों रुपए की रकम बरामद हुई है। वहीं 7 फर्जी पासपोर्ट भी दोनों के पास से बरामद हुए हैं। शाहिद पिछले 5 महीने से भारत में रह रहा है। पत्नी और 4 बच्चों के साथ उन्नाव में शाहिद रहता है। फारूक और शाहिद मूल रूप से म्यांमार के रहने वाले हैं। इसके पास से भारतीय पासपोर्ट सहित अन्य सभी भारतीय दस्तावेज तथा 5 लाख रुपए की नगद राशि बरामद की गई है, जिसके अर्जन के बारे में ये पैसा कैसे उसने अर्जित किया, इसने कोई सोर्स एक्सप्लेन नहीं किया है। इन सभी को, दोनों व्यक्तियों के डीएनए की भी जांच करें, हम लोग कराएंगे, क्योंकि इसकी माताजी भी, जैसा इसने पूछताछ पे बताया है, ये अलीगढ़ में रहती हैं, तो माता और दोनों भाइयों के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि पेरेंटेज के बारे में और आपसी रिलेशनशिप के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यही नहीं, फारूक और शाहिद ने पूछताछ में रोहिंग्या को बांग्लादेश से भारत में एंट्री कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश भी कर दिया कि कैसे भारत में इनको एंट्री दिलवाई गई और फिर अलग अलग जगह इनको रखा गया। दोनों का UNHCR में रजिस्ट्रेशन कराया गया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इन दोनों को काम दिलाया गया। पहले अलीगढ़ फिर उन्नाव में दोनों रह चुके हैं, जिसके बाद मथुरा और नोएडा में भी दोनों काम कर चुके हैं। दोनों का परिवार फिलहाल अलीगढ़ में रहता है। फिलहाल ATS की रडार पर वो गिरोह है जो अवैध तौर पर बांग्लादेश और म्यांमार से घुसपैठियों को देश में एंट्री दिलवा रहे हैं। इसके साथ ही जो रोहिंग्या अब भी अवैध तौर पर देश में रह रहे हैं, उनकी पूरी फेहरिस्त तैयार कर ली गई है। ABP गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट।